तो कल मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में बता रहा था। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के किस नियम से कर रहे थे हम लोग? आपभाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर रहे थे। अगला हम लोग एग्जांपल, मैं कल आपको 46 पोलोडियम बता रहा था, ठीक है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब हम लोग करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 4d8 ये होगा, है ना। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 5s2 3d8। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा गलत है इलेक्ट्रॉन। कोई भी उदासीन परमाणु इलेक्ट्रॉन सदैव बाह्यतम कोश से त्यागता है, तो ये क्या करेगा? ये 5s2 से 2 इलेक्ट्रॉन डी उपकोश को डोनेट कर देगा। तो इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p6 4d8। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। 2 2 4 6 14 तो 12 6 18 तो 20 10 30 6 36 10 46, ठीक है। तो ये इसका सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। तो आप लोगों ने सीखा कि किन्हीं तत्वों का, कोई भी तत्व हो, उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे। तो आपभाव के नियम से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना प्रारंभ करते हैं। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग चलते हैं। इसी में हम लोग सीख लेते हैं क्वांटम संख्याएं निकालना। क्वांटम नंबर, क्वांटम संख्याएं कैसे निकालते हैं ये हम लोग सीखते हैं। क्वांटम में संख्याएं 4 प्रकार की होती हैं। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसे बोलते हैं मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या। दूसरी होती है द्विवंशी क्वांटम संख्या, द्विवंशी क्वांटम संख्या। तीसरी होती है चुंबकीय क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या। और चौथी होती है चक्रण क्वांटम संख्या, चक्रण क्वांटम संख्या। तो क्वांटम संख्या निकालने के लिए हमें सबसे पहले आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमने सीख लिया कि किसी भी तत्वों का कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, इसे हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को किससे प्रदर्शित करते हैं? N से। तो N के मान 1 2 3 4 डैश, अर्थात ये मुख्य कक्षा को प्रदर्शित करती है कि इलेक्ट्रॉन की मुख्य कक्षा कौन सी है, इलेक्ट्रॉन कौन सी कक्षा में गति कर रहा है। जैसे सोडियम की बात कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3s1 होगा। तो अंतिम कक्षा कौन सी? 3s1। तो n बराबर कितना है इसके लिए? 3। अर्थात जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कौन सी कक्षा में गति कर रहा होगा? तीसरी कक्षा में गति कर रहा होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये निकल गया इसकी मुख्य कक्षा, अर्थात N, जिसे बोलते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अर्थात N बराबर 3। अर्थात ये कौन सी कक्षा में गति कर रहा है? इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा में गति कर रहा है। कौन सी कक्षा में गति कर रहा है? तीसरी कक्षा। अब हम लोग दूसरा समझेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम बोलते हैं द्विवंशी क्वांटम संख्या। क्या बोलते हैं? द्विवंशी क्वांटम संख्या। इसे हम लोग बोलते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसे हम लोग L से प्रदर्शित करते हैं। ये किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष या उप ऊर्जा स्तर को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? उपकोष या उप ऊर्जा स्तर। इसके लिए अगर S उपकक्षा है तो S के लिए का मान होता है 0, P है तो P के लिए का मान होता है 1।
डी है तो डी के एल का मान होता है 2, एफ है तो एफ के एल का मान होता है 3। अब जैसे हमें निकालना है, मान लीजिए क्लोरीन है हमारे पास 17Cl, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। अंतिम इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम नंबर तथा द्विवंशी क्वांटम नंबर ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए n बराबर कितना आ जाएगा 3। उपकक्षा कौन सी है p, अब p के लिए l का मान कितना होता है 1, तो l बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। l बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। अगर मान लो हमसे पूछ रहा है यार कि 15वें इलेक्ट्रॉन की मुख्य क्वांटम नंबर तथा द्विवंशी क्वांटम नंबर बताइए, तो 15वें इलेक्ट्रॉन कौन 2 2 4 6 4 10 तो 12 3 15, अर्थात यहाँ क्या होना चाहिए 3p3 की पूछा जा रहा है 3p3 का। तो n बराबर कितना आ जाएगा यहाँ 3 और l बराबर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं। ठीक है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल क्वांटम नंबर। तीसरा आपका है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तीसरे को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इसे हम लोग स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। इसे प्रदर्शित करते हैं स्मॉल m से, स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ये जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है ये L के मान पर निर्भर रहता है। किसके मान पर निर्भर रहता है L के मान पर निर्भर रहता है। ठीक है, तो इसमें जो है ये इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है इलेक्ट्रॉन के अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास कैल्शियम है, आप समझना S के लिए जो M का मान होता है वो 0 होता है, P के लिए जो M का मान होता है, P में कितनी कक्षाएं होती हैं 3 है ना, -1 0 और +1, -1 0 और +1। D के लिए M के मान होता है, D में कितनी कक्षाएं होती हैं 5, 1 2 3 4 और 5। तो इसके लिए -2 -1 0 +1 और +2। हुंड के नियम से पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसके बाद इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। F के लिए बात करें, F के लिए M का मान, F में कितनी कक्षाएं होती हैं 7। इसके लिए क्या होगा -3 -2 0 -1 0 +1 +2 और प्लस का 3 है ना। तो पहले क्लॉकवाइज मूव करेगा, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। तो हमने इसका एग्जांपल ले लिया है कैल्शियम। क्या लिया एग्जांपल कैल्शियम। कैल्शियम के अंतिम इलेक्ट्रॉन की, कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 20। इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अंतिम इलेक्ट्रॉन की प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 3 निकालना है। तो 4s2 अंतिम इलेक्ट्रॉन, इसके लिए n का मान कितना आ जाएगा 4। कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। l का मान कितना आ जाएगा 0। s के लिए n का मान कितना होता है 0। जब l का मान 0 है तो m का मान भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि l का मान जो m का मान होता है वो l के मान पर निर्भर करता है।
अगर मैं 18वें इलेक्ट्रॉन की बात करूंगा, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 अर्थात 3p6 की बात है। तो इसके लिए n बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। l बराबर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। m बराबर निकालेंगे तो p में कितनी कक्षाएं होती है? 3। अब कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? 6। तो पहले -1 0 और +1, पहले इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज भरेंगे 1 2 3 4 5 और 6, छठवां इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है ना? इसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? प्लस का 1, तो m का मान कितना हो जाएगा? प्लस का 1 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हम लोग 3 क्वांटम संख्याएं निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अगली है स्पिन क्वांटम नंबर, जो इलेक्ट्रॉन के चक्रण को प्रदर्शित करता है कि इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज गति कर रहा है। अगली जो क्वांटम नंबर है इसे हम लोग बोलते हैं स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, ठीक। अगर इलेक्ट्रॉन इसे s से प्रदर्शित करते हैं, अगर इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज गति कर रहा है, ठीक है, तो s का मान हो जाएगा प्लस का 1/2, है ना? अर्थात इस तरह जो गति कर रहा है। जब एंटी क्लॉकवाइज गति करेगा तो s का मान हो जाएगा माइनस का 1/2, ठीक। जैसे इसका एग्जांपल हम ले रहे हैं, मान लीजिए हमने ले लिया सल्फर, 16 होता है इसका परमाणु क्रमांक, कितना होता है? 16, है ना? इसका 1s2 2s2 2p6 3s2 3p कितना हुआ? 4 हो जाएगा, है ना? हमें निकालना है अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्या निकालना है। तो यहां n बराबर कितना हो जाएगा? 3, l बराबर कितना हो जाएगा? 1, m बराबर कितना हो जाएगा? p में कितनी कक्षाएं होती हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 4। तो पहले क्लॉकवाइज भरेंगे, इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज, या -1 0 और +1। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ये आ रहा है, इसके लिए m का मान कितना हो जाएगा? -1। अब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, नीचे की ओर मूव कर रहा है, तो इसका मान हो जाएगा -1/2। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे और इसके बाद क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? आप देखते हैं कई सारे तत्व लेते हैं, उनके हम लोग क्वांटम नंबर निकालते हैं। जैसे मैं पहले ले रहा हूं सोडियम, सोडियम के 10वें इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं निकालिए, ठीक। पहले में इसके इलेक्ट्रॉन विन्यास कर 1s2 2s2 2p6 3s1। 10वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 2 2 4 6 4 अर्थात 2p6 की हमसे पूछा जाता है। तो इसके लिए n बराबर कितना हो जाएगा? 2, l बराबर कितना हो जाएगा? 1, m बराबर निकालेंगे, p में कितनी कक्षाएं होती हैं? 3। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। पहले क्लॉकवाइज, फिर इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज। ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, -1 0 और +1। इसके ऊपर कौन सा नंबर लिखा है? प्लस का 1। तो s बराबर कैसे? ये नीचे की ओर गति कर रहा है, अर्थात घड़ी की विपरीत दिशा में, वामावर्त, है ना? एंटी क्लॉकवाइज। तो s का मान कितना हो जाएगा? -1/2 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? दूसरा एग्जांपल ले रहे हैं, क्रोमियम।
Cr24, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d5। ये होगा अंतिम इलेक्ट्रॉन की चारों क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो यहां n बराबर कितना हो जाएगा? 3। d है तो d के लिए l का मान 2 हो जाएगा। m का मान निकालेंगे तो d में कितनी कक्षाएं होती हैं? 5। 1 2 3, 1 2 3 4 और 5। कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। तो पहले क्लॉकवाइज 1 2 3 4 और 5 है ना। यहां क्या करेंगे? -2 -1 0 +1 और प्लस का। तो ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है, इसके लिए कितना आ जाएगा? m बराबर प्लस का 2। क्लॉकवाइज कर रहा है तो इसका मान हो जाएगा प्लस का 1/2। ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके हम लोग क्वांटम नंबर निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हमने क्या मान लिया कि हमें प्रिंसिपल नंबर दिया हुआ है। प्रिंसिपल नंबर हमें दिया हुआ है n बराबर, मान लीजिए हमें 3 दिया है। n बराबर कितना दिया है? 3। कह रहा है इसके लिए क्वांटम संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो n बराबर 3 की कितनी कक्षाएं होंगी? 3 s p और d। ये तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो जाएगी। हमें अलग अलग निकालना पड़ेगा, s के लिए भी, p के लिए भी और d के लिए। तो s के लिए l का मान कितना हो जाएगा? 0। m का मान कितना हो जाएगा? 0। s का मान कितना हो जाएगा? या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो इस कंडीशन में हम लोग s का मान लिखेंगे +-1/2। या तो क्लॉकवाइज करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज करेगा। अब दूसरा है p के लिए। p के लिए l का मान 1, m का मान -1 0 और +1, s का मान +-1/2। d के लिए निकालेंगे तो d के लिए l का मान कितना हो जाएगा? 2। m का मान हो जाएगा -2 -1 0 +1 +2 और s का मान हो जाएगा +-1/2। या तो इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज मूव करेगा या तो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा। इसके लिए हो जाएगा +-1/2। ठीक। तो इस तरह से हम लोग क्वांटम संख्या निकालते हैं। ठीक। तो अब आप लोग ऐसा करेंगे कि तत्वों की इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके उनके क्वांटम नंबर निकालेंगे। ठीक है। आज के लिए